नमस्कार, मैं अमित कुमार आर्य। आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता जो साधारण बैकग्राउंड से शिक्षा जगत से राजनीति में आए। तो उनका परिचय मैं उन्हीं की ज़बानी लूँगा और उनसे मेरा सवाल यही रहेगा कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे तो राजनीति में कैसे आए? सर पहले परिचय बताइए सर। मैं सुरेश कुमार वर्मा, निर्वर्तमान रूप से मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ में 3 कार्यकाल मेरे जिलाध्यक्ष एटा के रूप में रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि मैं एजुकेशन फील्ड से रहते हुए राजनीतिक पारी कैसे शुरू की। अन्ना आंदोलन में बैठने को उपरांत यह आभास हुआ कि हाँ, इस देश में, प्रदेश में या हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वकालत पेशे से जुड़ा हो या अन्य किसी पेशे से जुड़ा हो, वही प्रयास करेगा, तभी भागीरथ प्रयासों से देश में और समाज में परिवर्तन होगा। तो एजुकेशन के लाइन में आप देख रहे हैं कि हमारे दल ने इतने वर्षों में, जो 10 वर्ष का कार्यकाल पार्टी का लगभग है, उसमें दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन करके दिखाया है। यह सबूत है एजुकेशन में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो एजुकेशन में परिवर्तन करने की सोच ही नहीं रही है सरकार। यहाँ तो आंकड़ों का खेल हो रहा है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतने लोगों ने ये निर्गुण हो जाएं, ये सगुण हो जाएं और ये निपुण हो जाएं। ढेरों योजनाएं होंगी। डाटाबेस देखें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ढेरों योजना होने के बाद भी हमारे एजुकेशन की प्राइमरी की आप अवस्था देख लीजिए क्या। इसलिए इस विषय पे ये कहना चाहूँगा, यदि कोई दल एजुकेशन में अच्छी तरह से आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसके जीते जाते अच्छे से व्यक्तित्व का नाम है आदरणीय मनीष सिसोदिया जी। अगर सर आपको ऐसी अथॉरिटी दी जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव चाहेंगे, क्या कर सकते हैं आप? एजुकेशन में तो बदलाव के लिए एक तो हम जितने भी अधिकतर स्कूल खुले हुए हैं प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के, वो उनकी नंबर ऑफ स्कूल उनको एक जगह लाएं। अभी आप देख लीजिए, किसी भी स्कूल में एकल शिक्षक है, किसी में 2 शिक्षक है या किसी में 3 है। सर विषयानुपात से करके विषय अनुपात का देखा जाए तो वहाँ पर शिक्षा हो ही नहीं पा रही है। एक व्यक्ति लगा है आंकड़ों में, एक लगा है जनगणना में और एक गया है कहीं और, छुट्टी पर चल रहा है, नहीं हो पा रही शिक्षा। सर उसके लिए मॉडल स्कूल बनाइए, 2 या 3 या 4 या एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के कैलकुलेट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, अच्छा सा भवन, प्लेग्राउंड। और जब 5 स्कूल इकट्ठे होंगे तो आपके पास लगभग 15 लोग होंगे। वही 3-3 15 में आप एक को लगा भी सकते हैं कि गणना में लग जाइए, एक चले आइए कहीं एजुकेशन के, आप मीटिंग चल रही है वहाँ चले आइए, फिर भी आपके विषय विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक होंगे और वो अच्छी शिक्षा देंगे और आमूलचूल परिवर्तन होकर रहेगा। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना आवश्यक है और करप्ट व्यवस्था में उसको सुधार की अपेक्षाएं कम हैं, परंतु हाँ, मैं आशान्वित हूँ कि ये सब होके रहेगा। सर मैंने, जैसा मेरी जानकारी है कि आपके कुछ विद्यालय भी चल रहे हैं आपके संचालन में और आप राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और प्रदेश लेवल पर आप अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, तो इस कैसे मैनेज करते हैं आप इन दोनों? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं जिस पार्टी में हूँ, आम आदमी पार्टी में, इस पार्टी के सत्ता में आने से आप सोचिए सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा होने वाला है। जरा विचार करिए, दिल्ली की तरह से यदि यहाँ सत्ता में होती है तो क्या होगा सर? प्राइवेट स्कूल खत्म होंगे और सरकारी स्कूल बहुत अच्छे और अच्छे से बनेंगे, तो हमारे तो हम बंद होंगे। परंतु नहीं सर, मेरे स्कूल बंद होने से यदि हजारों गरीबों का लाभ हो रहा है, होने दीजिए। प्राइवेट स्कूल बंद होते हैं, होने दीजिए। सरकारी अच्छे तो बने। इसी वर्ष का देख लीजिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से 32 बच्चे एनडीए में पास हुए हैं सर। किसी प्रदेश में उठा के दिखा दीजिए आप कि सरकारी स्कूलों के एनडीए में इतने क्वालिफाइड हुए हैं। तो मैं एजुकेशन में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथी और भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए। इस वजह से ना आए, पार्ट टाइम आए, अच्छी व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दें। योगदान देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करना प्रत्येक भारतीय का कार्य है। जी सर, जैसा कि जो एनडीए का गठन हुआ है, लगभग 28 पार्टियां मेरी नॉलेज में है, शायद कि 28 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, तो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं पार्टियां, ये पार्टी एनडीए जीतता है अगर, इंडिया जीतता है अगर,
तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? आपकी नज़र में कौन हो सकता है प्रधानमंत्री, किस पार्टी का? मेरी व्यक्तिगत राय या मेरी पार्टी की राय, शुरू से स्टैंड यह रहा है माननीय केजरीवाल जी का कि हमें प्रधानमंत्री के चेहरे में ना देखा जाए। इंडिया गठबंधन सुचारू रूप से रहता है और लोकसभा 2024 के क्षेत्र में विजयी होकर आते हैं तो हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ करके सर्वमान्य नेता के रूप में चयन कर लेंगे और अच्छा प्रधानमंत्री देश को देंगे। सर, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नारी शक्ति के लिए जो बिल पेश किया गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं सर। महिला आरक्षण क्या है सर? जुमलों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा पत्रकार साथियों से कि जुमलेबाजी को सर आप भी एक तरह से प्रसारित करें। यह एक जुमलेबाजी है जो केंद्र सरकार द्वारा 2024 को देखते हुए परोस दी गई। वह बिल जनगणना और ढेरों प्रपंचों से गुजरते हुए लगता है 2039 तक नहीं अस्तित्व में आ पाएगा। तो 2024 के लिए तो ये केवल वोट और महिलाओं को भ्रमित करने के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पहले लाए गए इसी बिल के पक्ष और विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध ना करती। इसलिए मैं आपसे और समाज से कहना चाहूँगा, जुमलेबाजी में ना फंसें। सर, ये 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? ये कहाँ स्टैंड करेगी? इस बारे में आपका क्या राय है? सर, आम आदमी पार्टी आप यहाँ से देखिए पूर्व से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चले जाइए। यदि प्रधानमंत्री के तौर पर लोग मोदी जी को जानते हैं तो फिर अगर भिन्न भिन्न नेताओं के रूप में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को भी जानते हैं। रही बात कहाँ देखते हैं, जब इंडिया गठबंधन रहेगा तो वहाँ प्लेटफॉर्म पर कई समितियाँ बनाई हैं, जिनमें से एक चुनाव समिति भी है। सीटों का बंटवारा भी उनके सर्वेक्षणों के आधार पर देखा जाएगा, जहाँ हमको आनुपातिक रूप से और हमारे बहुमत के क्षेत्रों में सीटें हमको दी जाएंगी, अन्य क्षेत्रों में अन्य को दी जाएंगी। और आशा करता हूं कि इंडिया गठबंधन अस्तित्व में रहते हुए से इन सब परेशानियों के हल से उभरेगा और हम लोग जीत के आएंगे। बीजेपी पार्टी जहां पहले महंगाई का बहुत विरोध करती थी, कांग्रेस के अपोजिट हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, महंगाई आसमान छू रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। जो महिला अपने विपक्ष में रहते हुए छोटी सी मूल्य वृद्धि और प्याज पर मूल्य वृद्धि पर जंतर मंतर और भिन्न भिन्न संगठनों पर, विभिन्न पटलों पर सिर पर उठा के रखते थे, आज वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। यह देश यह सब देख रहा है, समझ रहा है। हमारे हाथ में महंगाई और गरीब से निवाला छीनने का काम तो सरकार कर रही है। लोगों को रोजगार, दो हाथों में उनके कार्य, महंगाई से राहत यह देने का काम नहीं कर रही है। अलग कोई काम कर रही है तो कर रही है अपने मित्र अडानी को सभी चीज़ बेचने का। तो इस महंगाई से राहत देने के लिए जनता बैठी है, 2024 में वोट करेगी और उनको सफाया करेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके विचार सुने और आपके विचार बिल्कुल लग रहा है कि एक एजुकेटेड पार्टी के आप पर्सन हैं और आपने एक बहुत सुलझी हुई आपने एक राजनीति को दर्शाया है यहाँ पर, हमारे ऐसे सवालों का जवाब दिया। तो डेफिनेटली अगर कोई और होता तो शायद उसमें दूसरों को गाली भी देता, दूसरी पार्टियों को उल्टा सीधा भला बुरा भी कहता अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन आपने यहाँ केवल अपनी अच्छाई दिखाई और अपने पार्टी के मुद्दों को क्लियर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं लाइव भारत। नमस्कार।